गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज की क्लास के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब अगर आप नाम से देखोगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लिखा है। टैक्स का मतलब हमें पता है कि हमें अपनी इनकम के ऊपर एक रेट ऑफ टैक्स पे करना है। अब जो हमें अपनी इनकम के ऊपर रेट ऑफ टैक्स पे करना है, अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रीपेड टैक्स दो है, मतलब कि हम इनकम टैक्स के अंदर दो तरीके से प्रीपेड टैक्स करते हैं। एक होता है हमारा एडवांस टैक्स। एडवांस का मतलब कि हम एडवांस में अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे देते हैं। दूसरा होता है, क्योंकि प्रीपेड नाम से पता लग रहा होगा आपको, पोस्टपेड कनेक्शन, प्रीपेड कनेक्शन। प्रीपेड में क्या होता है, सर पहले पैसे दो फिर बातें करो। और पोस्टपेड में क्या होता है, पहले बातें कर लो फिर उसका बिल आएगा। ठीक है जी, कईयों को ज्यादा पता है। और दूसरा हमारा टीडीएस। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना लोगों से, फिर मैंने देखा भी कि सर जो कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है ना सर, तो सर उसमें क्या हो रहा है कि सर वो अमिताभ जी चेक तो कर ही रहे हैं साइन, पर वो डायरेक्टली एक्सिस बैंक है, वो कईयों को पता होगा एक्सिस बैंक, और ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं सर वो पैसे। तो मैं आपको एक और चीज उसके अंदर क्लैरिफाई करवाना चाहूंगा कि जो वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो 6 लाख हो, चाहे वो कितने भी पैसे हो, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज IB इस चीज के रिगार्डिंग इनकम टैक्स में बना हुआ है और उनको कंप्लाई करना होगा, और वो कर रहे हैं कंप्लाई, वो कंप्लाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता लग जाना चाहिए। जो वहां 6,40,000 अमाउंट बनती है, तो 6,40,000 रुपए नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखें इस बात का। उसमें से 30% गवर्नमेंट के खाते में चला गया वो टैक्स, और आपके खाते में कितना चला गया, 6,40,000 का 30% काट दो, 70% कितना रह गया, 5,08,000 रुपए जाएगा कस्टमर के अकाउंट में। 5,08,000 रुपए। आ रही बात समझ में? क्योंकि ऐसा केबीसी वाले कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने किया तो नॉन कंप्लायंस होगा, फिर नोटिस आएंगे, तो आपको पता ही है। अब लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं, लोग कहते देखो हो रहा है ट्रांसफर, तो हो रहा है, कौन मना कर रहा है। पर वो एडवांस बेसिस में क्या है, टीडीएस भी जमा करा रहे हैं वो, मतलब कि टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। जमा तो वो बाद में कराएंगे, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कि टीडीएस डिडक्ट कब होता है, मतलब टीडीएस काटना कब होता है और उसे डिपॉजिट कब कराना होता है। टीडीएस काटने की भी डेट होती है, मतलब कि जब हम लोग किसी को इनकम देते हैं तो उसमें से टीडीएस काटना होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्यों काटना होता है, सामने वाले की इनकम हो रही होती है, सामने वाले की क्या हो रही होती है, इनकम, इसलिए टैक्स काटना होता है। क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, नहीं करता? आपको पता है उसके ऊपर सैलरी के इनकम के ऊपर टीडीएस कटता है एज पर सेक्शन 192। तो टीडीएस काटा जाता है उसके ऊपर। क्या एम्प्लॉय ये बोल सकता है मेरा टीडीएस क्यों काट रहे हो? नहीं बोल सकता। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना एक फॉर्म भरे इनकम टैक्स का, और उस फॉर्म में जाके लिखे कि भैया मेरा तो टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए एज पर सेक्शन 197 कैपिटल ए, कि मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए। आ गई बात समझ में? और वो फॉर्म जाके एप्लीकेशन सबमिट कर दे अपने एम्प्लॉयर को कि मेरा टीडीएस आप नहीं काटोगे। क्यों नहीं काटोगे मेरा टीडीएस? क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा है कि मेरी कोई स्पेशल नेचर की इनकम नहीं है, और अगर स्पेशल नेचर की इनकम होगी तो मैं उसके ऊपर टीडीएस तो पे करूंगा ही, क्योंकि सामने स्पेशल नेचर की इनकम क्या होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 कैपिटल ए 15% से चार्जेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से चार्जेबल होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% से चार्जेबल होगा। बातें समझ में आ रही है आपको? तो बेटा दो तरीके से प्रीपेड टैक्स पे किया जाएगा, एक एडवांस टैक्स के बेस पे जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एडवांस टैक्स के बेस पे मतलब
जैसे जैसे मैं इनकम अर्न करूंगा उसके हिसाब से मुझे टैक्स अपना पे करना होगा एडवांस बेसिस पे। टीडीएस क्या होगा, जैसे जैसे मेरी सोर्स ऑफ इनकम होगी उसके ऊपर सामने वाला आदमी जो मुझे पैसे पे करेगा, इनकम किसकी हो रही है, सामने वाले, मैं आपको पैसे पे कर रहा हूं, आपकी इनकम हो रही है, तो जो आपको पैसे पे कर रहा है वो आपका टीडीएस काटेगा। तो इसका भी हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज एडवांस टैक्स और अगली क्लास में टीडीएस। समझ में आया? ये एक चार्ट बनाओ छोटा सा प्रीपेड टैक्स का और ऊपर बढ़िया सी हेडिंग डालो। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अब हम लोग एडवांस में देखो जी कैसे टैक्स पे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हेन अ पर्सन becomes liable to pay advance tax. When a person becomes liable to pay advance tax. एक पर्सन को कब एडवांस टैक्स पे करना होगा? हाईलाइट द वर्ड पर्सन। हाँ जी, पर्सन कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन डिफाइन है। तो पर्सन को क्या करना होगा? एडवांस में टैक्स पे करना होगा। तो एडवांस में किस पर्सन को टैक्स पे करना होगा? देखो जी, साथ के साथ चार्ट बनाना, साथ के साथ देखना कौन सा, ये विजिबल है ना, ये भी कौन सा पर्सन है जिसे एडवांस में टैक्स पे करना होगा? लायबल टू पे एडवांस टैक्स इफ टैक्स पेबल कितना है आपका? 10,000 या 10,000 से ज्यादा। अगर आपका टैक्स पेबल वर्ड है, आप स्टार लगाना टैक्स पेबल में, बताऊंगा टैक्स पेबल का मतलब क्या। तो अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 या 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना है। आ गई बात समझ में? किस्तों में जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट में जाएगा, कैसे जाएगा वो आपको बताएंगे। नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, किसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना? अब जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम की होगी। क्यों? उसका उल्टा हो गया। और जो सीनियर सिटीजन है और 60 साल या 60 साल से ज्यादा वाला ही सीनियर सिटीजन होगा। इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन कौन है? जो 60 साल या 60 साल से ज्यादा का होगा। प्लस पीसीवीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, पीसीवीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज 60 साल या 60 साल से ज्यादा है और आपके पास पीसीवीपी की इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बात समझ में आ गई? नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हेन एडवांस टैक्स पेमेंट बिकम्स ड्यू। देखो, आपको ये पता लग गया कि हमें एडवांस टैक्स पे करना है। कितना एडवांस टैक्स जब हमारी लायबिलिटी आएगी, कब पे करना होगा? जब 10,000 या 10,000 से ज्यादा आएगी। अभी होल्ड करो एक बार, स्टॉप राइटिंग प्लीज, यहां पे देखना ध्यान से। कंडीशन आपको समझ में आ गई है? अब मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूंगा। मुझे बताओ, मुझे आपकी कौन सी इनकम एस्टिमेट करनी है? करंट ईयर की इनकम एस्टिमेट करनी है, क्योंकि आपकी इनकम के ऊपर क्या निकलेगा? एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। और अगर वो लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। पर अगर वो बंदा कौन है? सीनियर सिटीजन, और उसके पास पीसीपी की इनकम नहीं है, तो उसको पे नहीं करना। मुझे बताओ, एस्टिमेटेड करंट ईयर के इनकम के ऊपर आपको एडवांस टैक्स निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? सर हमें एक तो चाहिए यहाँ पे जीटीआई, यस और नो? एक तो हमें क्या चाहिए? जीटीआई चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम, और दूसरा हमें क्या चाहिए? टोटल इनकम चाहिए। तो मुझे बताओ जीटीआई कैसे निकलेगा? हाँ जी, जीटीआई कैसे निकलेगा? सर 5 हेड की इनकम को प्लस किया जाएगा, साथ में 2 काम और करने होंगे। बताओ कौन से 2 काम? सेट ऑफ करना होगा, कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे ही साथ में। हाँ जी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो करना होगा। दूसरा काम क्या होगा जो करना होगा? क्लबिंग प्रोविजंस, क्योंकि जो इनकम क्लब हो रही है वो आपको क्लब करनी होगी। तो 5 हेड को प्लस करोगे, 5 हेड में क्या आएगा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीसीवीपी,
कैपिटल गेन आईओएस, जिसमें से जो बच्चे इस क्लास में बैठे कईयों के 5 हेड कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे भी बच्चे इस क्लास के अंदर, अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे जिनका सैलरी कंप्लीट, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट, आईओएस कंप्लीट, अभी पीसीपी कैपिटल गेन रहता है उनका, और बड़ा इंटरेस्टिंग, दोनों के दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। पर सेट ऑफ एंड क्लबिंग बोथ आर कंप्लीटेड, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप 5 हेड की इनकम को प्लस कर लें और 2 एडजस्टमेंट कर लें आप, 2 एडजस्टमेंट है सेट ऑफ की और क्लबिंग की, तो आपके पास जीटीआई आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी आपके पास। क्लबिंग का एक क्वेश्चन पूछूं एक बार, माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है वो क्लब होती है पेरेंट के हाथ में, कितने पैसे की अजम्पशन मिलती है? 1500 रुपए पर चाइल्ड, पर मंथ या पर चाइल्ड? पर चाइल्ड। पर एनम या पर मंथ? पर एनम। एक बच्चे की या 2 बच्चे की? नो लिमिट, लो लिमिट, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। सीए के प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और बच्चे बड़े सेंटी हो जाते हैं, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना, तो वहां वो 2 के चक्कर में आंसर गलत हो सकता है। कौन से सेक्शन में अजम्पशन थी 1500 रुपए की? पन्ने नहीं पलटाने, सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। वेरी गुड शैलेश, कुछ करोगे लाइफ में। चलो जी वापस आए, वेलकम बैक। तो जीएस जीटीआई कैसे निकालना है ये आपको पता लग गया, जीटीआई कैसे निकालना है ये आपको पता लग गया। जीटीआई में से क्या मिलेगी? डिडक्शन। अब कईयों का डिडक्शन का चैप्टर हो गया, कईयों का नहीं हुआ है, डिडक्शन भी हम लोग इसके बाद करेंगे। एडवांस टैक्स आज खत्म हो जाएगा, फिर टीडीएस करेंगे, फिर डिडक्शन करेंगे। टोटल इनकम आ गई हमारे पास। अब टोटल इनकम आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, टोटल इनकम आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बीच में भी कुछ है अगर आपको पता हो, यहां मिसिंग है, कोई मिस है जो यहां मिस है? हाँ जी बताओ, मिसिंग, हाँ जी, और आपके मैस हो गया है, बताओ। हाँ वो तो बेसिक है यार। सेक्शन 87 कैपिटल ए रिबेट, आपको पता होगा कि 5000 रुपए की रिबेट मिलती है। जिनको नहीं पता, अगर किसी की टोटल इनकम, किसी की मतलब रेजिडेंट की, अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक या उससे कम है तो डिडक्शन भी 5000 की कर दी है अब मोदी जी ने। पहले ये डिडक्शन 2000 की हुआ करती थी, अब लिमिट बढ़ा दी है, 5000 रुपए कर दी। तो यहां पे आपको चेक करना है कि हमारी इनकम कितनी आ रही है, 5 लाख आ रही है या उससे कम आ रही है, या 5 लाख से ज्यादा आ रही है। अगर 5 लाख या 5 लाख से कम आ रही है तो सेक्शन 87 कैपिटल ए अप्लाई होगा और आपको रिबेट भी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। एनी डाउट? उसके बाद क्या है? सेक्शन 89 की रिलीफ मिलेगी। सेक्शन 89 क्या है कि सर कई बार कॉल इन एरियर्स होता है, जो पैसा हमें आज से 4 साल पहले मिलना था एज अ सैलरी, वो आज मिल रहा है। आपको नहीं लग रहा उस टाइम पे महंगाई अलग थी और अब महंगाई अलग हो गई है, तो चेंज आ गया है। तो 89 की हमें क्या मिलती है? रिलीफ मिलती है। तो यहां पे ये 2 चीजें माइनस की जाएंगी। टोटल इनकम के बाद 87 कैपिटल ए लगेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि सरचार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है। सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया तो 87 कैपिटल ए आएगा नहीं। सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है? जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो आपकी इनकम के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल का क्या रेट है सरचार्ज का? वेरी गुड, 15%। बाकी मैं कंपनी में पूछूंगा नहीं, आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चलूंगा। टोटल टैक्स पेबल के बाद आपको 89 की रिलीफ लेनी है, टोटल टैक्स पेबल के बाद। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आएगी जिसमें आप एजुकेशन सेस और सैक ऐड करेंगे, फिर जाके आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी। उसमें से भी कुछ रिलीफ्स हैं जो आपकी बात करें तो डबल टैक्सेशन की रिलीफ है, मैट की रिलीफ है, एएमटी की रिलीफ है और टीडीएस की रिलीफ है।
सर ये डबल टैक्सेशन क्या है? आपके सिलेबस में नहीं है, जिनके सिलेबस में है उन्हें कराया जाएगा। डबल टैक्सेशन क्या चीज होती है? मैट कंपनीज के ऊपर लगता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जिसके सिलेबस में है उसको कराया जाएगा। ऑफ कोर्स जिनके सिलेबस में नहीं है वो बात भी ना करें मैट की। और एएमडी वो सेम कहानी, सीधी सिंपल सी बात कि टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे टीडीएस। टीडीएस क्या है? ये तो फुल फॉर्म हुई, बच्चा हंस रहा है। ये तो फुल फॉर्म हुई कि सर जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है वो माइनस होगा उसमें से, और फिर जाके हमारा टैक्स पेबल आएगा। यही आपका टैक्स पेबल है। मैं कह रहा था वहां पे वर्डिंग टैक्स पेबल, इफ 10,000 और मोर देन द पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, अदरवाइज नहीं। तो अगर ये आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा की आएगी तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना। बात समझ में आ गई यहां तक? तो बेटा आपने यहाँ पे 2-4 चीजें सीख ली, मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। When advance tax payment becomes due, एडवांस टैक्स की आपने पेमेंट करनी है, आपको पता लग गया। अब वो एडवांस टैक्स की जो पेमेंट आपको करनी है वो पैसा कब होगा आपके ऊपर ड्यू? कब करनी होगी आपको पे? आपको पे कब करनी होगी? आपने अपनी इनकम जो निकाली है वो एस्टिमेटेड करंट ईयर की इनकम निकाली है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज स्टॉप राइटिंग, एक बार आप देखना मेरे साथ। अब सारे बच्चों को इसका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। ये एक पर्सन है, कोई सा भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। और ये मेट्रो लाइन है, मेट्रो से सफर किया होगा। कईयों को राजीव चौक जाना होता है, कनॉट प्लेस, वो कनॉट प्लेस उतर जाते हैं। फिर कईयों को लास्ट डेस्टिनेशन जो पॉइंट होता है वहां तक जाना होता है जहां तक वो मेट्रो जा रही है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो इनके बीच में भी उतरते हैं, मतलब कि बहुत सारे स्टॉप होते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मतलब कि मेरा जो ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। आज जो मैं प्रेजेंट सिनेरियो, आज जो मैं खड़ा हूं वो कहां खड़ा हूं? अभी सेशन कौन सा चल रहा है? 17 चल रहा है ना अभी, 17-18। तो मान लो कि मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, सॉरी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बोलेंगे 17-18, मैं प्रेजेंट ले रहा हूं, प्रेजेंट। तो मैंने इनकम अर्न करनी कब से स्टार्ट की होगी? 1 अप्रैल से, और मैं 31 मार्च 2018 तक इनकम अर्न करूंगा। यस और नो? मान लो आज डेट चल रही है 14 अक्टूबर 2017, आज 14 अक्टूबर है 2017। क्या मैंने इनकम अर्न करनी स्टार्ट कर दी होगी और अभी तक मेरी बहुत सारी इनकम एक्यूमुलेट हो गई होगी, कुछ पैसा खर्च भी हो गया होगा, और आने वाले जो मंथ हैं उसमें भी इनकम अर्न करूंगा और कुछ पैसा खर्च करूंगा। इनकम टैक्स वाला मुझसे टैक्स मांग रहा है, इनकम टैक्स वाला मुझसे टैक्स मांग रहा है। मेरी कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स मांग रहा है? इस पूरे साल की इनकम के ऊपर वो मुझसे टैक्स मांग रहा है बेटा। तो ये पूरे साल की इनकम मुझे यहां खड़े होके क्या करनी होगी? एस्टिमेटेड करंट ईयर की इनकम आपको निकालनी होगी कि पूरे साल में आप कितना पैसा अर्न करोगे। अब मुझे बताओ, ये तो बड़ा टफ है और बहुत डिफिकल्ट है कि पूरे साल की इनकम निकालनी पड़े। सैलरी वाली क्लास का जो बंदा होगा उसकी इजीली निकल जाएगी। आपने उससे पूछा कितनी सैलरी लेता है, उसने कहा सर 25,000 रुपए पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितनी आ जाएगी साल की? कितनी आ जाएगी साल की? 3 लाख। 2-4 मुनीम है, बाकी सब
3 लाख रुपए इनकम आ जाएगी। आपको पता है ये 2.5 लाख रुपए, कोई टैक्स नहीं लगना, बीच में 87 कैपिटल ए भी आना है, वो सारी चीजें आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि इसकी इनकम के ऊपर 10,000 या 10,000 से ज्यादा का टैक्स नहीं आएगा। पर अगर मान लो दूसरा आदमी है जिसकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो साल के कितने 12 लाख। क्या इसकी इनकम के ऊपर 10,000 या 10,000 से ज्यादा का टैक्स आ रहा होगा साल का? यस और नो? यस। क्या इसका टैक्स आपको एडवांस में पे करना होगा? यस। अब जो एडवांस में बेटा आपको पे करना है उसकी कोई ड्यू डेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर जो सैलरी क्लास के लोग हैं, जो सैलरीड इनकम है, उसमें तो प्रॉब्लम आनी नहीं। हम लोग इजीली एस्टिमेटेड इनकम निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड इनकम बोलिए मैंने। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी? हाउस प्रॉपर्टी में सर उसमें भी मोर ओवर लेस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले से पता होगा कि वो कितनी इनकम आती है उसके पास हाउस प्रॉपर्टी। पिछले साल की तो रिटर्न गई होगी, उसमें टैक्स गया होगा, कितनी इनकम आई। प्रॉब्लम पीसीपी और कैपिटल गेन में आने वाली है, और आईओएस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आईओएस में क्यों प्रॉब्लम आ सकती है? केबीसी में नंबर आ गया उसका, पर वो कोई प्रॉब्लम का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेक्शन है 234C कैपिटल सी, वो कहता है कि अगर कोई आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी या आपकी कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की इनकम होती है, तो जब आप वो इनकम अर्न करेंगे, जब आप वो इनकम अर्न करेंगे, तो केबीसी में, एक केबीसी का एग्जांपल ले लिया जाए। केबीसी में प्राइस कब मिला उसको? अक्टूबर में। मान लो केबीसी में प्राइस कब मिला है? अक्टूबर में मिला है। तो भाई अक्टूबर का जो महीना है उसकी भी एक ड्यू डेट होती होगी कि इसका एडवांस टैक्स कब पे होना है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे पास 4 ड्यू डेट है एडवांस टैक्स की। कितनी ड्यू डेट है? 4 ड्यू डेट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखना वो 4 ड्यू डेट कौन कौन सी है। ये वो 4 डेटें हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ये वो 4 डेटें हैं। ये आपको नजर आ रहा है? हाँ जी। एक बार थोड़ा सा चीजों को समझ लो, 15-20 मिनट की बात है। कह रहा है जो एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है उसकी ड्यू डेट है। अभी जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर में, उनके लिए असेसमेंट ईयर 17-18 है। तो ड्यू डेट क्या है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ड्यू डेट याद हो गई? 15 तारीख मनूस डेट, वो काला दिन जिस दिन हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, कोई भूलता नहीं। और इस बार की तो पता नहीं दिवाली भी सेलिब्रेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है जीएसटी में बहुत दिक्कतें आ रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में एकेडमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकेडमिक लोग सुखी है। जो लोग प्रैक्टिस में हैं उन लोगों की दिवाली इस बार शायद नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ डेटें आ गई हैं बीच में। तो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे या रिटर्न फाइल करेंगे लोगों की, क्या करेंगे वो उन्हीं को पता लगेगा। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 जैसे आपके लिए कोई क्रिसमस नहीं, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर पेपर खत्म हो जाएंगे क्या सीएस वालों के? नहीं होंगे ना, 20 से स्टार्ट होंगे, तो 25 बीच में आएगी क्रिसमस। जो बोथ ग्रुप दे रहा है उसके लिए तो नहीं है। आ गई बात समझ में? तो वो बेचारा तभी जाके, और उसके लिए दिवाली भी नहीं है इस बार। इवन दिवाली भी कहाँ है उसकी इस बार? उसकी इस बार दिवाली भी नहीं है जो दिसंबर में पेपर देने जा रहा है। क्यों नहीं है? तो पेपर देने हैं, दिवाली मनाए पेपर देगा, तैयारी करेगा पेपर की। तो इस बार कोई दिवाली नहीं, कोई डैश नहीं, ओनली बस पेपर और पेपर। पेपर के बाद दिवाली भी मनाना, जो मनाना वो मना लेना। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। कितनी डेटें? 4। मतलब 4 किस्तें हो गई।
मेरा टैक्स आया निकल के मान लो 20,000, क्या 20,000 को 4 से डिवाइड कर दूं और 5,000 रुपए 4 किस्तों में पे कर दूं? ऐसा है? ऐसा नहीं है बेटा। पहली किस्त जो बनेगी वो 15% के हिसाब से बनेगी। कितने परसेंट के हिसाब से? 15% के हिसाब से। दूसरी किस्त कितने के हिसाब से बनेगी? 45 नहीं, 30% के हिसाब से। सर सामने तो 45 लिखा है, नालायक। वो 45% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बोल रहा है। अगर एडवांस टैक्स पेबल 100 रुपए है तो 100 में से पहले 15 दे चुका है, अब 45 देने हैं, तो 45 में से 15 जो दे चुका है तो 30 ही तो देगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले 15% है, दूसरा कितना है? 30%, और तीसरा 30%, चौथा 25%, या और करके बोले तो बैलेंस जितना रह गया भाई सारा पे कर दिया। अब इसमें घटना क्या घटी है? जहां पे हमने स्टार्ट किया था, घटना क्या घटी है? सर हम कौन बनेगा करोड़पति में हमारी लॉटरी लग गई थी। लगी थी ना आपकी लॉटरी? कौन से महीने? रूपाली कौन से महीने आपकी लॉटरी लगी थी? अक्टूबर में। अब मुझे बताओ अक्टूबर यहाँ पे कहां पे आ रहा है? सितंबर से पहले या सितंबर के बाद? छोटी वाली मैडम ने ढंग से पढ़ाया होगा, तो सितंबर के बाद आ रहा है। वेरी गुड, क्योंकि सितंबर के बाद ही अक्टूबर आता है। अब अक्टूबर के अंदर जो हमारी इनकम आ रही है, जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका टैक्स हमारा ड्यू डेट कब आ रही है? अक्टूबर के बाद। पंद्रह दिसंबर हमारी ड्यू डेट आ रही है। आपको नहीं लग रहा जो लॉटरी से जीत के पैसा आए होंगे उसका तो एडवांस में टीडीएस ही कट गया होगा? अब तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसमें कहीं ना कहीं और पैसे की छूट मिलने वाली है, क्योंकि जो भी हमारा टैक्स बन रहा था वो और कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ टैक्स पे कर दिया। तो मुझे लग रहा है टीडीएस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टीडीएस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली मतलब आईओएस में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्रॉब्लम दो जगह आने वाली है, मेजर प्रॉब्लम। कैपिटल गेन पीसीपी, तो सेक्शन 234C अलाउड, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं। ये देखो लिखा हुआ है, जो बच्चे सीए और सीएमए वाले हैं वो अपनी किताब में देख सकते हैं। प्रोवाइजो टू सेक्शन 234C लिखा है साफ साफ, और 234C साफ साफ कहता है कि अगर आपकी कोई इनकम होती है, देखो मैं पढ़ देता हूं एक बार। As already discussed, advance tax is payable on all types of income. Yes or no? Including capital gain and winning from lottery and crossword puzzle. However, it is not normally possible for an assessee to estimate capital income or winning from lottery, which are generally unexpected. Yes or no? Unexpected. Therefore, in such cases, it is provided that if any such income arises after the due date of any installment, then entire amount is paid in the remaining installment. क्या समझ में आया कि अक्टूबर में लॉटरी लगी तो उसका तो टीडीएस पे कर दिया होगा, बट अगर कोई इनकम है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, कैपिटल गेन की इनकम थी, आपने प्रॉपर्टी बेच दी अपनी, आपको कैपिटल गेन हो गया, अभी उसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया। प्रॉपर्टी कब बेची? अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आपने प्रॉपर्टी बेच दी। अक्टूबर के बाद हमारी ड्यू डेट क्या है एडवांस टैक्स की? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को हमने क्या पे करना है? एडवांस टैक्स पे करना है। तो मैं क्या 15 दिसंबर को अपनी कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर जो टैक्स बन रहा है क्या वो भी पे कर दूंगा? यस और नो? यस, यस। Which are due or no such installment is due. अगर कोई ड्यू डेट आ रही है तो उस ड्यू डेट को पे कर दो। वो ड्यू डेट क्या आ रही है? 15 दिसंबर। और अगर कोई ड्यू डेट नहीं है तो कब पे करो? 31 मार्च ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप समझे? देखो बच्चे का क्वेश्चन क्या था। तो मैंने आपको बोला 1 अक्टूबर
मेरी कैपिटल गेन की इनकम होगी, मैंने हाउस प्रॉपर्टी बेची, तो अगली मेरी ड्यू डेट बताओ क्या है? 15 दिसंबर। तो मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर जो मेरा टैक्स बन रहा है वो मैं 15 दिसंबर को जमा करा दूंगा ऐसा एडवांस टैक्स, और उससे पहले भी मैंने अपनी इनकम के ऊपर एडवांस टैक्स निकाल रखा होगा। पर एक बच्चे का क्वेश्चन क्या आया कि सर अगर मान लो आपकी इनकम 15 मार्च के बाद होती है, अब क्या करोगे बताओ? वेरी गुड। देखो वहां से शैलेश सीख रहा है कि सर 15 के बाद अगर होगा तो 31 मार्च को पे कर देंगे। शैलेश को समझ में आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। वो क्या कुछ और खाता है पीता है, ठीक है जी, क्या करता है, जो भी है। तो अगर 15 मार्च के बाद आपकी कोई इनकम हो रही है, जो इनकम आपकी कैजुअली हो गई, आपको पता नहीं था भाई हो गई इनकम, आपको अनएक्सपेक्टेड थी, हो गई इनकम, आपको नहीं मालूम था, तो उसकी जो आगे जाके ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट तो खत्म हो गई है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला है? सेक्शन 234C प्रोवाइजो में क्या बोला है? 31 मार्च तक भी जमा करा देगा, कोई पेनल्टी नहीं उसके ऊपर इंटरेस्ट की, कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं है उसके ऊपर। वरना बेटा आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी है, आपको इसके अंदर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चले आगे। तो देखो हम लोग कहां पे थे, ये हेडिंग हम लोग लिख रहे थे कि सर व्हेन एडवांस टैक्स बिकम्स ड्यू, एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है वो कब ड्यू होगी? तो बताओ कब ड्यू होगी? सर दो बातें होंगी, ऑल एसएससी मतलब सारे एसएससी जिनको भी टैक्स पे कर रहे हैं। एसएससी वर्ड अलग चीज है, पर्सन अलग चीज है। एसएससी क्या है? लायबल टू पे टैक्स। और एसएससी डिफाइन कहां पे है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर, क्योंकि असेसमेंट ईयर 9 में। ठीक है जी, आ रही बातें समझ में? वेरी वेरी गुड, जिनको सेक्शन याद है। तो बेटा ऑल एसएससी बोल दिया, सारे एसएससी एक्सेप्ट 44 एडी। ये कौन आदमी पैदा हो गया इस दुनिया में? वो कह रहा है जो 44 एडी वाला आदमी होगा, जो 44 एडी वाला आदमी होगा जिसके ऊपर 44 एडी एप्लीकेबल होता है, उस आदमी को एडवांस टैक्स तो पे करना है, पर उसकी जो ड्यू डेट है वो 15 मार्च है, और बाकियों की जो ड्यू डेट है वो कितनी है? 4 किस्तों में पे करेंगे। तो 4 डेटें आएंगी, उनकी 4 डेटें क्या क्या आएंगी वो आपको पता है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। लिखना एक बार, यहां से दिखाते, करें स्टार्ट। व्हेन एडवांस टैक्स पेमेंट बिकम ड्यू, आपकी पेमेंट कब ड्यू होगी? ऑल एसएससी, ऑल एसएससी उसने लिख दिया, सारे एसएससी के लिए जो ड्यू डेट है वो 4 किस्तें जाएंगी। सारे एसएससी के लिए जो डेटें हैं वो 4 किस्तें जाएंगी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। आप 31 मार्च को कंसीडर ना करें, आप 31 मार्च को कंसीडर ना करें। सर आपने कहा था अभी प्रोवाइजो लगेगा, बेटा वो एक्सेप्शन है, वो केवल प्रोवाइजो उसी केस में लगेगा, और अभी मैंने प्रोवाइजो करवाया नहीं है, मैं करवाऊंगा। 234C है क्या चीज? आ गई बात समझ में? दूसरी बात यहां पे ये नजर आ रहा है कि सर एक आदमी है जिसके ऊपर 44 एडी का सेक्शन लग रहा है। बेटा ये वो लोग हैं जिनकी ग्रॉस रिसीव्ड 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम की है। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल है, और उसकी ग्रॉस रिसीव्ड पूरे साल में 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहता, ना करे, सीधे उस इनकम के ऊपर 8% के हिसाब से टैक्स पे कर दे। 8% उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो पे कर देगा। 2 करोड़ का 8% 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए के ऊपर इंडिविजुअल है, स्लैब रेट लगाओ और टैक्स पे कर दो अपना। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी यूट्यूब के अंदर सेक्शन 44 एडी 40 से 50 मिनट का पूरा डाला हुआ है, तो मैं आपको पता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको यहाँ पे 44 एडी करा दूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा।
पर जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। पूरा एडवांस टैक्स का चैप्टर ही डाला हुआ है मैंने, और बोलो आप, पूरा ये चैप्टर ही वहां डाला हुआ है। तो अब कई बच्चे सो जाएंगे क्लास के अंदर, मैं बताना नहीं चाहता था आपको, बट उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। सर ऐसे मतलब मेरा हर तरीका अलग होता है। अभी मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा अलग तरीके से। वो रिवीजन क्लास है एडवांस टैक्स की। तो आपको मोटी मोटी दो बातें आ गई कि सर जो ड्यू डेट है वो सारे एसएससी के लिए एक्सेप्ट 4480। 4480 वाले को सर अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च को जमा कराना है, बाकी लोगों को 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। एनी डाउट? अब जो हमने यहां पे लिखा ऑल एसएससी, उनके लिए हमने ड्यू डेट बता दी नीचे। ये अगर आप देखेंगे हमने ड्यू डेट बता दी, ये इन लोगों की ड्यू डेट है। इसमें भी कोई डाउट नहीं। कितना परसेंट उनको टैक्स पे करना है ये भी हमने बता दिया, 15%, 45, 75 और 100। इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे ब्रेकअप की है, 15, 30, 30 और बैलेंस। मैं बैलेंस बोलता हूं सीधे, 25 आता है पर मैं सीधे बैलेंस बोलता हूं कि भाई जो बचा कुछ है वो सारा ही पे कर दे। रियल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। स्पेशल नोट्स, कुछ स्पेशल नोट लिखे गए। एओ का नोटिस आ सकता है आपके पास कि भैया आपको एडवांस टैक्स पे करना है, पे क्यों नहीं करते? तो हो सकता है कई बार एओ का नोटिस आ जाए। एओ का नोटिस कब आता होगा? जब आपका एडवांस टैक्स जमा नहीं होता होगा। अब एक आदमी पिछले साल उसने एडवांस टैक्स पे किया था और इस साल वो पे नहीं कर रहा, तो एओ नोटिस भेजेगा ना उसके पास। आप सारे बच्चों ने पेपर दिया, पेपर का रिजल्ट आया, आप पास हो गए, तो जब पास हो जाएगा एक बार बेटा बनता है ना, फोन तो करके बता दो, मैसेज कर दो अपने सर को कि आप पास हो गए हो। सर जो फेल हो गया है वो क्या करेगा? वो भी बता दे फेल हो गया, क्या हो गया, फेल ही तो हुआ है। जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई ना, जिंदगी की शुरुआत तो अब होगी। असली जंग तो अब लड़ेगा अपनी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि अब बहुत कुछ हो गया ना, फेस काला हो गया। अब आप समझ रहे हो, काला मतलब मेंसरिया नहीं होना चाहिए आपके अंदर, मतलब कि यार अब बहुत बुरे हालात और बहुत बेकार गंदे दिन स्टार्ट हो गए। तो बेटा वो दिन आपकी लाइफ में ना आए, तो आज से जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए होंगे? जो लोग एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे उनके पास एओ असेसिंग ऑफिसर नोटिस दे सकता है। लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की लास्ट डेट क्या है? 15 मार्च। लास्ट डेट तो 15 मार्च है, लास्ट डेट तो 15 मार्च है। 10 बार बोल दिया मैंने, लास्ट डेट 15 मार्च है। बट आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 31 मार्च तक का। अब आपको एक्सटेंशन कहां तक का मिल गया? 31 मार्च तक का। तो लास्ट डेट आप कहोगे सर 31 मार्च आ गई। अब आपको पता होगा कि जो लोग एडवांस टैक्स पे नहीं करते या पे करते हैं पर कम पे करते हैं, भाई कई लोग पास तो होते हैं, पर पास कैसे होते हैं? 400 में से 200 नंबर लेके आए, पास हो गए। और कई लोगों का ऑल ओवर इंडिया रैंक आ जाता है, वो दोनों ग्रुप देते हैं बेचारे, बहुत मेहनत। 2 ग्रुप देना मतलब कि क्या बोलूं, मतलब मैं आप समझ सकते हो मतलब कि 2 ग्रुप में कैसे हालात हो जाते होंगे, बेचारा होश में भी रहता होगा। 7वां पेपर जब देने जा रहा होता होगा तो उसको अपना नाम भी याद नहीं हो रहा होता होगा, वो वहां जाके भी पूछता होगा भाई क्या क्या भरना बता दे, पेपर ही याद है, सब कुछ ब्लैंक होता है पूरा। तो लास्ट डेट अब आप क्या बोलोगे? मैंने तो 15 मार्च बोली, 10 बार बोली, अब आप क्या कहोगे? सर एक्सटेंशन करा दिया आपने 31 मार्च तक। अब आपको नहीं लग रहा जिन लोगों ने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या पे किया, कम पे किया, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट इंपोज करेगी? और उसके प्रोविजन सेक्शन 234B और 234C में दिए हुए। जिन लोगों ने 31 मार्च को टैक्स जमा कराया है, क्या उन्हें सेक्शन 234B और सेक्शन 234C का बेनिफिट मिलेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स जमा कराना, पर आपने कब कराया? 31 मार्च।
कानून में लिखा हुआ है, सेक्शन 234 बी और सी में लिखा है कि अगर आप ड्यू डेट तक एडवांस टैक्स जमा करा दोगे तो कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन आपके ऊपर नहीं। बट अगर आपने बाद में जमा कराया, जो एडवांस टैक्स की डेट नहीं है उसके बाद अगर आपने जमा कराया, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी आ जाएगी, जो 234 बी और सी में लिखी है। अब आपको बताना है अपनी इंटरप्रिटेशन से कि क्या जो लोग 31 मार्च को जमा कराएंगे उनके पास 234 बी और 234 सी का इंटरेस्ट इंपोज होगा या नहीं होगा। तो ये अंदर की बात क्या है, ये हम 234 बी और 234 सी में पढ़ेंगे जब तक के लिए हाई कोर्ट में पेंडिंग हो गया क्वेश्चन। मुझे आता है, ऐसा नहीं कि आप सर को आता नहीं होगा, अभी बात में देखें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये है कि आपको अभी 234 बी नहीं मालूम और आपको अभी तक 234 सी नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद आप ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देंगे कि केस फेवर में है या केस अगेंस्ट में। पढ़ने का मजा तभी है। मैंने बता दिया, उन्होंने बता दिया, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट में पेंडिंग हो गया। अब समझ में आ गया आपको लास्ट डेट का मतलब क्या है। और जो हमारे पास 44 AD है उसको 15 मार्च को अपना 100% एडवांस टैक्स जमा करा देना, 100%। क्या इसके लिए भी एक्सटेंड हो गई? क्यों हो सकती है। 31 मार्च तक अगर ये भी करा दे तो इसका भी वो टैक्स एडवांस टैक्स माना जाएगा। अगेन पेंडिंग कि सर इसको भी 234 बी या सी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब कि इंपोज होगा या नहीं होगा, वो देखने वाली बात है। आगे चलते हैं। हाँ देखो, इसमें इस फ्रेम में कोई डाउट, इस स्लाइड के अंदर आगे प्रोसीड करते हैं। अगला टॉपिक आया हमारे पास, थोड़ा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अब हम लोग। अगला हमारे पास टॉपिक आया हाउ टू कंप्यूट एडवांस टैक्स, कि हम लोग एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकल और एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन सीखते हैं। अब एक बच्चे की रिक्वेस्ट आ गई, सर बता दो प्लीज। तो बेटा ये देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इफ लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स is a day on which the receiving bank is closed, the assessee can make the payment next immediately following working days, and in such a case the mandatory interest levied under section 234B and 234C would not be charged. एक वैल्यूएबल पॉइंट और आया उसी के अंदर कि सर वो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे कराना था, 15 को हमारा बैंक ही बंद था। तो अगर बैंक कुछ दिन बंद है किसी वजह से, जैसे आपको भी पता है चंडीगढ़ में कुछ हुआ, हरियाणा में कुछ हुआ, मान लो वो आपके एरिया में बैंक क्लोज, तो जो भी नेक्स्ट डे आ रहा है आप उस टाइम पे जमा करा दो, आपको बेनिफिट मिलेगा, 234B और सी का बेनिफिट मिलेगा, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट इंपोज नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग करते हैं इस सिचुएशन को हैंडल, हम लोग साथ में एक एप्लीकेशन उसके साथ अटैच करेंगे अपनी रिटर्न के साथ, और उसमें लिखा होगा साफ साफ कि सर इस दिन हमारे पास क्या था, बैंक हॉलिडे था, बैंक बंद था। ये वो मान लेगा। न्यूज़पेपर की एक कटिंग आपको लगानी है न्यूज़पेपर की, और आपके न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ होगा, है ना। तो वो कटिंग आपके हाथों से लिखने से नहीं चलेगा, तो वो कटिंग आपको रखनी है, सबूत होना चाहिए आपके पास। तो वो एक एविडेंस है। न्यूज़पेपर वाला आपके बोलने से छाप देगा, कल बैंक बंद है छापो न्यूज में, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। बच्चे का एक क्वेश्चन आया, सर वो क्यों पेंडिंग रख रहे हो, बताइए तो थोड़ा सा, पेट में दर्द हो रहा है मेरे। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया आपके लिए वो वैल्यूएबल पॉइंट, और वहां पे साफ साफ लिखा कि 15 मार्च आपकी लास्ट डेट है, बट आपने जमा कब करवाया, 31 मार्च को। द एसएससी विल हाउएवर बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। क्योंकि मैंने देखो आपको 10 बार बोला, आप में से किसी ने पकड़ा किसी ने नहीं पकड़ा, कि भाई ड्यू डेट तो 15 मार्च ही है, इंटरेस्ट का मीटर
स्टार्ट हो जाएगा, आपके ऊपर 234B और 234C जो इंटरेस्ट की पेनल्टी है वो इंपोज होगी। हाँ, रेमेडी अवेलेबल हो सकती है उसमें, नो डाउट, जब तक हमने वो पूरा सेक्शन प्रियंका पढ़ ना लिया, क्योंकि उस सेक्शन में बहुत कुछ लिखा है। बट इन जनरल अगर आप 15 मार्च तक अपना टैक्स नहीं जमा कराते तो इन जनरल आंसर क्या लिख के आओगे कि 234B एंड 234C का इंटरेस्ट लगेगा, चार्ज किया जाएगा। फिर आप हाउएवर लिख के आओगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि रेमेडी मिल जाए, राहत मिल जाए। राहत कैसे पता लगेगी आपको? वो सेक्शन पढ़ना पड़ेगा 234B और 234C। समझ में आ गया? ये पिक्चर भी क्लियर हो गई। अब करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एडवांस टैक्स पेबल बाय आर और उसकी एस्टिमेटेड इनकम्स हमें बता रखी। सैलरी से इनकम अर्न करता है 5,80,000, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है 3,60,000 का, इंटरेस्ट आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर 25,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, एग्रीकल्चर इनकम, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और टीडीएस जो उसकी सैलरी से काटा गया है 29,870 रुपए, 29,870 रुपीज टीडीएस डिडक्ट किया गया। कर सकते हो क्वेश्चन? पांचों हेड की इनकम क्या करनी है? प्लस करनी है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है आपके पास। अब मैं यहां पे एक चीज आपको बस हाईलाइट करना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर का चैप्टर नहीं किया है। जब हमारी एग्रीकल्चर की इनकम होती है तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। बट जिन लोगों की पार्शल है, पार्शल मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी है और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न करते हैं। भाई कई ऐसे लोग होंगे ना जिनके पास एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है, दोनों इनकम्स कई लोगों के पास आ रही है, तो उसमें पार्शल इंटीग्रेशन की जाती है। मतलब कि दोनों इनकम को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर टैक्स निकाला जाता है और कुछ रिलीफ भी मिलती है। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर वो करना होगा? यस करना होगा। वो कंडीशन मैं बता देता हूं, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा आएगी तो आपको पार्शल इंटीग्रेट करना होगा, दोनों इनकम जोड़नी होगी, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। उसके स्टेप्स क्या होंगे मैं वो आपके सामने रख देता हूं। स्टेप्स क्या होंगे उसके? स्टेप 1, सबसे पहले आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 13,000 रुपए, 90,000 रुपए। वेरी गुड। एग्रीकल्चर इनकम है 90,000 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कितनी है? 90 और ऊपर अलग है ना? नहीं, ऊपर भी यही है। अच्छा, मैंने 13 अलग पढ़ लिया। चलो दोबारा से। तो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 क्या होगा सर? एग्रीकल्चर इनकम को लेंगे और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ले लेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी है हमारी? 90,000 रुपीज और साथ में क्या प्लस कर लेंगे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब बात ये आई कि सर अभी नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो बेटा आप कैलकुलेट कर लो। चलो कैलकुलेट करते हैं एक बार। सैलरी इनकम आ जाएगी हमारी 580। सैलरी सभी का कंप्लीट है। 2 डिडक्शन हमें यहाँ पे मिलती हैं सैलरी से। पहली डिडक्शन लड़का बताएगा बहुत जोश में। सैलरी में 2 डिडक्शन मिलती है। पहली डिडक्शन बताओ। एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स। वेरी वेरी गुड, जो कि सेक्शन 16(1)(3)(i) के अंदर कवर है और एंटरटेनमेंट सेक्शन 16(1)(2)(i) के अंदर कवर है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली और ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और किसी के केस में नहीं होगा। बाकी उसकी 3 लिमिट है, 3 में से जो सबसे कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5,000 है, उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो सैलरी में तो कोई डिडक्शन है नहीं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। रेंट मिल गया 380 का,
और एक स्टैच्यूटरी डिडक्शन है 30% की, आप लोगों को पता है सेक्शन 24B के अंदर। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकल के आ गई। उसके बाद अगर आप देखोगे पीसीपी इनकम यहां पे नजर नहीं आ रही, कैपिटल गेन की इनकम यहां पे नजर नहीं आ रही। किसकी इनकम है? आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 25,000 और बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 13,000 रुपए का। सेक्शन 80 टीटी कैपिटल ए 10,000 रुपए की डिडक्शन अलाउड है। मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक में जो पैसा रखा है, बैंक में जो पैसा रखा है उस डिपॉजिट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सेक्शन 80 डबल टी कैपिटल ए के अंदर जितना इंटरेस्ट आपको मिला है वो या 10,000 विच एवर इज लेस उसकी छूट मिलेगी। समझ में आ गया होगा 80 टीटी कैपिटल ए। तो ये आपका 38,000 आ गया, टोटल मिला के इतना आ गया। 60,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल रही है पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टोटल 1.5 लाख की अलाउड है, तो 60,000 तो उससे कम ही है, तो 60,000 की ये मिल गई। और 10,000 रुपए की सेक्शन 80 टीटी कैपिटल ए बैंक इंटरेस्ट वाली, टोटल 70,000 रुपए की डिडक्शन मिल गई। 8 लाख रुपए आपकी इनकम आ गई। एनी डाउट? तो एग्रीकल्चर इनकम लेनी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम लेनी है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ते हैं। 90 प्लस 8 लाख, 890 आ गया। 8,90,000 रुपए के ऊपर टैक्स आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो टैक्स आएगा 1,03,000 रुपए का। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 1,03,000 में तो कोई डाउट नहीं है ना। 1,03,000 कैसे निकाला है सर? एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम गिवन इन द क्वेश्चन और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, दोनों को हमने जोड़ा और टैक्स निकाल लिया 1,03,000 का। कोई डाउट नहीं है? स्टेप 2 मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट टू एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर जो हमारी इनकम है उसके साथ आपको मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट देखनी है। तो प्रीति हमारा पैसा मैक्सिमम कितना एग्जम्प्ट है टैक्स के अंदर? बताओ, टैक्स के अंदर मैक्सिमम कितना पैसा एग्जम्प्ट है? हाँ जी, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, ध्यान नहीं है आप। तो 2.5 लाख प्लस में क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगी, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 90,000। तो सिंपल समझ में आ गया। मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट 2.5 लाख। ये एज पर एसएससी आपको चेक करना होगा। अगर एसएससी 60 या 60 से ऊपर का होता तो 3 लाख लिखते, 80 या 80 से ऊपर का होता तो 5 लाख रुपए लिखते आप। ये आपको चेक करना होगा कि उस आदमी की मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट कितनी है, वो आपको देखनी होगी। वो आपने ले ली 2.5 लाख, प्लस में आप एग्रीकल्चर इनकम कर दो 90, टोटल मिला के कितना आ गया? 340 आ गया। शैलेश इसके ऊपर भी टैक्स निकालो, कितना टैक्स आ गया? 9,000 रुपए का टैक्स आ गया। 1,03,000 में से 9,000 रुपए का टैक्स माइनस कर लो, कितना आ गया? 94,000 आ गया। स्टेप 3 बिल्कुल सिंपल है, जो आपने स्टेप 1 में आंसर निकाला है उसको स्टेप 2 से माइनस कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 94,000 रुपीज। इसमें एजुकेशन सेस जोड़ दो, वो आपने जोड़ दिया, आपके पास ये टैक्स आ गया। टीडीएस जो आपकी सैलरी से कटा है वो माइनस कर दो। ये टीडीएस क्वेश्चन में गिवन था, टीडीएस कितना कट रहा है क्वेश्चन में बताया था। हमारा टैक्स पेबल आ रहा है 66,950, 66,950 हमारा टैक्स आ रहा है। 10,000 या 10,000 से ज्यादा, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा आएगा आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 4 किस्तों के अंदर। तो आपको नहीं लग रहा 4 किस्तों में एडवांस टैक्स पे करेगा? पहला टैक्स कितना पे करेगा? पहला टैक्स कितना परसेंट था? पहला 15% था, इसने 30 लिखा हुआ है, 30 नहीं है। अच्छा 15 ही लिखा है,
मेरे यहाँ पे 30 लिखा है ना, हाँ, तो ये 15% है बेटा। 15 निकालना एक बार, कितना आता है? तो असली में वो 15 यही रहा है। 15 के बाद 45 निकाल लोगे, 45 निकाल के रख लो अपने हाथ में, 45 के बाद 75 निकाल के रख लो, और 75 के बाद 100% निकाल के रख लो। 100 तो मैं ही बता देता हूं, 66,950 अभी कर रहे हैं। आप स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है, यहां थोड़ा सा गधे वाली स्टाइल में। तो पहला जो 15% आएगा वो 10,043 रुपीस आ जाएंगे, और जो दूसरी हमारी किस्त आई है 45% के अकॉर्डिंग, उसमें से हमें माइनस करना होगा जो हमने ऑलरेडी 15% पे कर दिया है। तो एक बच्चे ने कहा था कि सर सीधे आप 66,950 का 30% निकाल लो और कहानी खत्म करो, क्योंकि ये भी 30% होता है और अगली किस्त भी 30% की है, दोनों में सेम अमाउंट आएगी और बाकी का बैलेंस, जितनी लायबिलिटी बन रही थी उसका बैलेंस आ जाएगा। एनी डाउट? समझ में आया? तो ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब इसके अंदर बड़े इफ और बट्स आएंगे कि सर हो सकता है कि जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं किस्तों के अंदर, 4 किस्तों में टैक्स जा रहा है, कोई किस्त कम भी पे कर रही, हो सकता है किसी में शॉर्ट पे कर दिया, हो सकता है कि हमने पहली किस्त पे ही नहीं की, दूसरी किस्त हम लोग पे कर रहे हैं, तो बेटा आप लोगों के ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी आएगी 234B 234C, ये आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। वो सेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जितना आपको बताया इतना समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक ठीक। आगे चलते हैं। सेक्शन 200 वो कहता है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है अपना। तो अगर आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा की आ रही होगी तो आप अपना एडवांस टैक्स पे करेंगे। नॉट liable to pay advance tax, not liable to pay advance tax। आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। दो मैंने बताया था, दो एक्सेप्शन है, एक 60 साल और 60 से ज्यादा, साथ में पीसीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, ये चार्ट है उसका। और लायबिलिटी अगर आपकी 10,000 से कम की आ रही है तो भी आपको पे नहीं करना। फाइनेंस एक्ट 2016 डिलीटेड सेक्शन 44AD आज की डेट में अमेंड हो गया कि 44AD के अंदर अमेंडमेंट आ गई कि जिसको जो लोग 44AD के अंदर आते हैं उनको अपना एडवांस टैक्स पे करना होगा। और कब पे करना होगा? 15 मार्च को उनको अपना एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो क्या आप आज की डेट में बोल सकते हो एक्सेप्शन बस 2 ही रह गई है? कितनी एक्सेप्शन रह गई है? बस 2 एक्सेप्शन रह गई है जिनको अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। बाकी आज की डेट में जो भी एसएससी है उसको अपना एडवांस टैक्स पे करना है। मैंने पर्सन नहीं बोला, जो भी एसएससी है उसको अपना एडवांस टैक्स पे करना है। यहां तक कोई डाउट? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर, ये फाइल आपके पास आ जाएगी। बाकी जिनके पास पतली वाली किताब है यही फाइल है उनके पास। कैलकुलेटिंग एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एग्रीकल्चर इनकम फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर shall also be included for rate purpose, yes or no? अगर किसी की एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो दोनों को पार्शियल इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स निकलेगा। ये आपको समझ में आ गया? ऑल्दो लास्ट डेट क्या है? 15 मार्च, बट एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑन और बिफोर 31 मार्च shall also be treated as advance tax, however liability to pay interest। थर्ड पॉइंट, एओ आपके ऊपर नोटिस दे सकता है, ठीक है, मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट, पहली और दूसरी किस्त आपने पे की, एसएससी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट एज पर रिवाइज एस्टिमेटेड इनकम। आपने पहली किस्त पे कर दी, पहली किस्त कब जाएगी मैं भूल गया, 15 जून। दूसरी कब जाएगी? 15 सितंबर। तीसरी मेरे को याद है 15 दिसंबर को जानी। जो 15 दिसंबर को तीसरी किस्त जानी है, आपको पता लगा किस्त देने से पहले, रात को फोन आया सीए साहब का या कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए का कि सर आपने तो गलती कर दी,
आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो तो ज्यादा बन रही है, और जो हम लोग आप कल निकाल के लेके आए हो, गलत निकाल के लेके आए हो, आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो आपको ज्यादा पैसे जमा कराने होंगे, नहीं कराने होंगे 15 दिसंबर को? ज्यादा कराने पड़ेंगे आप। अब सीए साहब ने बताया है कि जो पिछली किस्तें गई है ना एडवांस टैक्स की, उसमें शॉर्ट पेमेंट हुई है। अर्लियर जो इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है उसमें शॉर्ट पेमेंट हुई है। अब आप क्या चाहते हो कि यार अगर पिछली बार 20 रुपए शॉर्ट रह गए थे, इस बार कितने बन रहे थे? 40, तो 40 तो ये वाले दे देते हैं, 20 वाले पहले वाले देते हैं, इंटरेस्ट शायद बच जाए हम लोग। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि अगर शॉर्ट पेमेंट होती है इंटरेस्ट से नहीं बच पाओगे, वो जो शॉर्ट पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना। मतलब कि सेक्शन 234 बी और सी पिक्चर में आएगा, जिसमें मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा। आप बी से बच सकते हो, सी से कैसे बचोगे वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे बचेंगे उनसे। एकेडमिकली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो सेक्शन अभी देखने वाले, बस इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं। जो सेक्शन है हमारे पास, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 सेक्शन का नंबर है ये, 1 नहीं आ रहा वहां पे, 2 3 4। ये सेक्शन याद करने का तरीका इसका, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 और ए बी सी। अब आप पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है बार बार कि सर आपने ना बी और सी तो बोला, ए तो आपने बोला ही नहीं। ए तो सर आप खा गए, मैंने नहीं खाया। वो आरओआई का चैप्टर आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम की पेनल्टी है, वो 3 सेक्शन में दे रखी है। एक 234 ए है, एक बी है और एक सी है। लॉ देखो कितना अच्छा ड्राफ्ट हुआ है। ए की जो इंटरेस्ट की पेनल्टी है वो आरओआई की है, रिटर्न ऑफ इनकम के लिए है वो, और जो बी और सी है वो एडवांस टैक्स के लिए। समझ में आ रहा है? लॉ की कनेक्टिविटी समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे एडवांस टैक्स में क्या पढ़ेंगे? 234 बी और सी। 234 ए कहां पढ़ेंगे? आरओआई के अंदर, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है। कोई डाउट नहीं आता? कह रहा है जो भी है आप 234 बी सी में निकालेंगे इंटरेस्ट, इनकम टैक्स निकालेंगे, इसका राउंडिंग ऑफ होगा नियरेस्ट 100 में, और अगर एनी फ्रैक्शन ऑफ द 100 शैल बी इग्नोर, वो इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब समझे, अगर इंटरेस्ट के पैसे 98 रुपीस बना तो 100 रुपए लेगी इनकम टैक्स वाले, 100 रुपए लेंगे। आप कह रहे हो सर पैसे तो 49 रुपीस बने, तो कितने लेंगे वो? 50 रुपीस लेंगे नियरेस्ट 100। क्या वो 100 है 50? नहीं, 49 रुपीस 48 रुपीस वो नहीं लेने वाले, सीधे 100 रुपए का इंटरेस्ट है मिनिमम। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया। मिनिमम जो इंटरेस्ट बनेगा 234 बी और सी का मिनिमम 100 रुपए बनेगा, 100 रुपए से कम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कानून में लिखा है। कानून के अंदर 1 रुपए का इंटरेस्ट बना आपका, 100 रुपए देने पड़ेंगे सीधे, 99 100 रुपए देने पड़ेंगे। आ रही बात है समझ में? और कोई भी 100 का होगा उसको इग्नोर कर देंगे। 100 का फ्रैक्शन आएगा, एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 शैल बी इग्नोर। कैसे होगा वो फ्रैक्शन, वो आपको बताते हैं कैसे फ्रैक्शन इग्नोर किया जाता है। इट इज द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अगर बैंक हॉलीडे है, क्लोज है, तो वो सब कैसे करना है। और ये सब कुछ एकेडमिक रह गया, रियल लाइफ कुछ नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं है रियल लाइफ में। क्यों नहीं है? आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट है, डिजिटल इंडिया है। कैसे बैंक क्लोज था? एटीएम बंद है, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, आप एटीएम से काम चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है, तो चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। 234 बी क्या बोलता है? फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपने अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। 234 सी 2 केसेस में एप्लीकेबल होगा। 2 ही बातें होंगी, या तो 234 बी एप्लीकेबल होगा या तो 234 बी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कितने केसेस में एप्लीकेबल होगा? 2 केस में। पहला केस देख लो, बाद में नोट कर लेना। पहला केस, इफ एसएससी फेल्ड टू पे एडवांस टैक्स, उस नालायक ने
एडवांस टैक्स पे किया ही नहीं, ये फाइल व्हाट्सएप कर दूंगा, रहने दो, नोट मत करो। इफ एसएससी पेड एडवांस टैक्स, उसने पे तो कर दिया बट लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। अब यहां पे बात आ रही है सर असेस टैक्स लिखा है, बेटा असेस एओ करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर हमारे इनकम टैक्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट का है, मतलब सेल्फ असेसमेंट मतलब जो इनकम मैं डिक्लेयर करूंगा वो इनकम एओ मान लेगा। पर अगर एओ को लग रहा है ये तो गलत इनकम शो कर रहा है, तो एओ आपकी स्क्रूटनी करके सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में वो स्क्रूटनी करके आपकी इनकम निकाल लेगा कि भाई इसकी इनकम तो ये आ रही है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स ये बन रहा है, तो आपको वही टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो असेस्ड टैक्स का मतलब जो एओ ने असेस किया है, आपने नहीं, जो किसने असेस किया है, एओ ने असेस किया है। अगर आपका असेस टैक्स, इफ एसएससी पेड एडवांस टैक्स पे तो किया पर लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स, एओ ने निकाला 90 रुपीज टैक्स पे कर रहा था, मान लो 90 रुपीज में से 90 रुपीज के ऊपर तो टैक्स देना ही नहीं है, 10,000 या 10,000 से ज्यादा। अब कई बार बच्चा कोई ऑनलाइन में देख लेता है, वो कहता बताओ यार सर को ये भी नहीं मालूम कि 10,000, मैं चैप्टर स्टार्टिंग से यही सिखा रहा हूं और एग्जांपल के लिए मैं बता, नीचे कमेंटमेंट आ जाएगा सर 10,000 या 10,000 से ज्यादा, सेक्शन 208 रेफर। आ गई बात समझ में? फिर नालायक लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है, कि बेवकूफ एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 90 रुपीज एओ ने निकाला, आपको 90 रुपए देने, 100% के हिसाब से 90 रुपीज आपको पे करना। आपने कितना पे किया? 80 पे किया। अब मुझे बताओ असेस टैक्स का आपने 90% से कम पे किया या नहीं किया? आपने तो कम पे किया, आपने तो 80 रुपए पे किए, तो क्या आपके ऊपर 234B का प्रोविजन इंपोज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी मेरे हिसाब से 80,000 रुपए आ रही है, तो मैंने 80,000 रुपए टैक्स पे कर दिया है। जब इनकम टैक्स वालों ने निकाला तो वो तो 90,000 रुपए आ रही थी। वो कितनी आ रही थी? 90,000 रुपए, क्योंकि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो 1 लाख रुपए की बन रही थी, तो 1 लाख का 90% कितना आता है? 90,000 रुपीज। अगर इफ एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स मैंने पे किया 80,000 रुपए, बट लेस देन 90%, लेस देन 90% मतलब 90,000 रुपीज, उससे लेस है वो, तो मेरे ऊपर किसका प्रोविजन लगेगा? 234B, इंटरेस्ट की पेनल्टी मेरे ऊपर इंपोज हो जाएगी। अब मुझे क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। तो बताओ 234B का इंटरेस्ट कब आएगा पिक्चर में? वेरी गुड, जब 90% से कम हमने पे कर रखा होगा। असेस टैक्स का असेस कौन करेगा? एओ करेगा। या हमने एडवांस टैक्स पे किया ही नहीं, तो ये आ जाएगा सेक्शन। आगे चलते हैं। तो हम लोग ना आज यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन बड़े हैवी सेक्शन है। इट विल बी टेक 1 आवर, हमें 1 घंटा लगेगा प्रॉपरली करने पे, और हम लोगों को इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग इसके भी प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि एक तो हमने एडवांस टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया, और हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर भी 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग भी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका बढ़िया तरीके से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की वेटेज आप मान के चलो 8 नंबर की है कम से कम, और इस बार सीएस के पेपर में ये चैप्टर तो 100% आना है, क्योंकि ये सूखा हुआ है। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट जो था एडवांस टैक्स का चैप्टर आना था, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने यूट्यूब में पूरी क्लास ही डाल दी थी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था ये चैप्टर आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, चैप्टर नहीं आया, 1 नंबर का नहीं आया है। और अगर ये 1 नंबर का भी नहीं आया तो इस बार तो पक्का आएगा, तो आप अलर्ट हो जाए। और इसके अंदर अमेंडमेंट भी है, सेक्शन 44AD वाला है। पहले उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता था, अब पे करना है उसको, 15 मार्च को पे करना है। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ सीएस वाले बच्चे जो दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा ये चैप्टर 100% मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।